सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही खबर के साथ, जहां के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी से जुड़ी ये खबर है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है, वहीं उनके ठिकाने को भी धमाके से उड़ाया गया है। आतंकियों को मार गिराने के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन यानी कि कोम्बिंग ऑपरेशन अब भी चल रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर कोई और आतंकी ना हो। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोपियां की तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, जब ये एनकाउंटर हुआ। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लगातार हम देखते आते हैं, शोपियां वो इलाका जहां पर अक्सर आतंकियों का अशरफ वानी हमारे संवाददाता श्रीनगर से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशरफ, क्या अपडेट मिल रहा है? 3 ही आतंकी हैं या फिर और ज्यादा हो सकते हैं? नेहा, 3 ही की खबर थी सुरक्षा बलों के पास, और कल शाम को ये तलाशी अभियान जो है साझा तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने शुरू किया था। और जो ही रात के भीतर वहां पर सुरक्षा बलों ने उस जगह पर जाने की कोशिश की जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, तो वहां पर गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें तीनों मिलिटेंट जो हैं वो अब मारे गए हैं। शवों की पहचान हो रही है। फिलहाल जो है लाशें जो हैं सुरक्षा बलों के कब्जे में है, पुलिस को सौंपी जा रही हैं। उस बीच जो है इस वक्त पूरे कश्मीर में जबरदस्त बारिश हो रही है। फिलहाल ये ऑपरेशन तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो है तलाशी कार्रवाई उस घर की अभी भी जारी है जिसको उड़ाया गया है, जिसमें इन तीनों मिलिटेंटों ने शरण ली थी। अगर देखें तो इस हफ्ते के भीतर ये दूसरी शोपियान जिले में बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले जो पिछली मुठभेड़ कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें जैश के प्रमुख कमांडर सज्जाद अफगानी को मारा गया था, जो 5 साल से सक्रिय था इलाके में। उसके बाद ही माना जा रहा था कहीं न कहीं जितने भी मिलिटेंट संगठन हैं उन पर सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी पड़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। उस बीच कल शाम को जो ही सुरक्षा बलों को खबर मिली कि शोपियां जिले के नेलहार, जो कि इमाम साहब इलाके में आता है, वहां पर 3 आतंकी छुपे हैं, उसके बाद साझा तौर पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने कार्रवाई शुरू की और आज सुबह तीनों मिलिटेंटों को मारा गया है। जो मुठभेड़ की जगह है वहां से हथियार भी सुरक्षा बलों को बरामद हुए हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुठभेड़ खत्म हो गई है, अब शवों की पहचान जो है वो हो रही है और तलाशी लौटेंगे आपके पास। अशरफ, शवों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ का वक्त सुबह तड़के बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गोलियां चलने की आवाज इस तस्वीर में साफ तौर पर सुनी जा सकती है। यानी कि यह एनकाउंटर काफी देर तक चला, जिसके बाद सुरक्षा बलों को यह अहम कामयाबी हासिल हुई। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। धमाके के साथ आतंकी ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी सेना के लिए मानी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं शोपियां का वो इलाका जहां पर आतंकियों को मार गिराया गया। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात महाराष्ट्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से मचे सियासी घमासान की करेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर सामना ने आज के संपादकीय में कुछ अहम सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए हैं। सामना में यह पूछा गया है कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमवीर सिंह का इस्तेमाल क्या कर रहा था। जिस सचिन वाजे की वजह से ये तूफान खड़ा हुआ, उसे इतने असीमित अधिकार किसने दिए। सामना में यह भी लिखा गया कि अगर सचिन वाजे को उसे उसी समय रोका गया होता तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पद की प्रतिष्ठा बच गई होती। सामना ने देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में मोदी शाह से मुलाकात पर लिखा है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी और शाह से मिलते हैं। 2 दिन में परमवीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचा देते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है, ये एक ऐसी साजिश का हिस्सा नजर आता है। सामना में यह भी लिखा गया कि महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों का निरंकुश इस्तेमाल शुरू हो चुका है।
दरअसल 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली को लेकर बीजेपी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर तुली हुई है, जिसे फिलहाल शरद पवार ने खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं सामना ने यह पूछा कि सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, जबकि उसे शिवसेना का करीबी बताया जा रहा है, तो फिर उसका आका कौन है। वहीं यह सवाल यह भी है कि परमवीर सिंह का क्या होगा, क्या वसूली मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है। की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिम्मेदारी है शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। महाराष्ट्र में शरद पवार से सत्ता की जंग हारने वाली बीजेपी ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी को पवार के खिलाफ हथियार बना लिया है। शह और मात की इस जंग में निशाना पवार और उद्धव सरकार है, जिसे बीजेपी सत्ता से हटाना चाहती है। इसके लिए पहला बड़ा मोहरा जिसे बीजेपी पीटने की फिराक में है, वो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में सचिन वाजे के जरिए अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। जवाब में एनसीपी ने दो टूक कहा कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहे। चीफ मिनिस्टर साहब का तो ये अधिकार रहता है, लेकिन इसमें जो चीजें सामने आ रही है, अलग अलग चीजें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। हमारे एटीएस जो मैंने पहले बोला उससे इन्वेस्टिगेशन चालू है। देशमुख की डेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। पवार जानते हैं कि अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ तो बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ मुहिम और तेज कर देगी। ऐसे में रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में शरद पवार के घर 3 घंटे तक बैठक हुई। मुंबई से अजीत पवार और जयंत पाटिल पहुंचे, कांग्रेस से कमलनाथ पहुंचे, सुप्रिया सुले और संजय राउत बात करते दिखे। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि अगर पवार सरकार का हिस्सा नहीं तो परमवीर सिंह उन्हें पैसे मांगने को लेकर जानकारी क्यों दे रहे थे। दूसरी तरफ पवार ने परमवीर सिंह पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि हटाए जाने के बाद ही उन्होंने जुबान क्यों खोली। उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है ना? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है। ये आरोप है। इससे पहले क्यों नहीं लगाए ये भी बता सकते सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा। खुद शरद पवार ने माना कि परमवीर सिंह के आरोप गंभीर हैं, लेकिन परमवीर पर सवाल उठाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि अनिल देशमुख की बलि को लेकर वो उद्धव सरकार की गर्दन फंसाना नहीं चाहते। वैसे भी एंटीलिया केस को लेकर बीजेपी उद्धव को निशाने पर ले चुकी है। वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे पर राज ठाकरे भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। उद्धव ठाकरे की खामोशी
और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। सर, मुख्यमंत्री का अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया, नहीं तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को निकाला गया। दिल्ली में शरद पवार के घर पर जिस तरह लंबी मीटिंग हुई, उससे एक बात तो साफ है कि एनसीपी पर देशमुख का इस्तीफा लेने का दबाव है। वहीं बीजेपी अनिल देशमुख का विकेट गिराकर उद्धव सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश में जुटी है। वो निष्पक्ष जांच के लिए देशमुख की विदाई को जरूरी बता रही है, लेकिन पवार 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली में मनजीत नेगी और मुंबई से कमलजीत सिंधु और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। पंकज, क्या अनिल देशमुख को सीधे तौर पर आउट ऑफ डेंजर माना जाए, क्योंकि कोई भी सबूत अभी उनके खिलाफ सामने नहीं आया है और हर तरीके से एनसीपी की बैकिंग भी उन्हें मिल रही है? गुड मॉर्निंग नेहा। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के जयंत पाटिल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की तो जरूरत है ही नहीं, और नैरेटिव पूरा इन्वेस्टिगेशन की तरफ मोड़ने की उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश करी है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अनिल देशमुख खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं एनसीपी में डिलिबरेशंस तो अभी भी हो रहे हैं उस नाम के लिए कि आखिर इस सीट पर कौन काबिज हो सकता है। फर्ज किया जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि अनिल देशमुख को हटाया जाए, तो एक ऐसा चेहरा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और पवार लॉयलिस्ट की काउंट में आता हो, उस पर नाम का विचार किया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, अब चाहे नैरेटिव चेंज करने की पुरजोर तरीके से शरद पवार ने कोशिश तो करी है और काफी हद तक लगता है उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन आरोप जो लगाए गए हैं एक सर्विंग सीनियर मोस्ट आईपीएस द्वारा, वो काफी गंभीर है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा दबाव बनाएगी। हालांकि फिलहाल के लिए शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो नैरेटिव चेंज किया, जो कहा कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, तो कल तक जो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी, आज सामना के जरिए ही हम देख रहे हैं किस तरीके के उसके तेवर थोड़े बदल गए हैं। कल संजय राउत ने कहा था कि स्थिति चिंताजनक है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और आज सामना में लिखा जाता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर शरद पवार ने एमवीए की डोलती हुई नैया को एक बार फिर से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो जरूर दी है। के बारे में और जानकारी लेते हैं, दिल्ली से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह की जानकारी पंकज दे रहे हैं कि पहले तो एक तरीके से एनसीपी और शिवसेना बैकफुट पर थी, पर आज जो सामना में जिस तरह के सवाल उठाए गए, उससे लगता है कि अब एनसीपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। आपने तमाम अहम एनसीपी के नेताओं से कल बातचीत की, उनकी बातचीत से ये साफ तौर पर सामने आया कि ये एक तरीके से षड्यंत्र का पूरा एंगल देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को वहां पर टॉपल करना चाहती है। यही वजह है कि तमाम बातें सामने आई हैं। देखिए, बिल्कुल दिन में जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख का इस्तीफा भी एक विकल्प है, तमाम विकल्पों में जांच की बात भी की, लेकिन शाम होते होते जब उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई, उसके बाद साफ तौर से अनिल देशमुख का डिफेंड किया गया। जयंत पाटिल ने आकर के कहा कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बने रहेंगे, और ये सारा मोटिवेटेड है। परमवीर ने जिस ढंग से चिट्ठी लिखी है उसी के ऊपर सवाल उठा दिए। उसके बाद शरद पवार ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में एनसीपी की मीटिंग के बाद सवाल उठाया गया कि चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर के, और कहा गया कि सचिन वाजे को कौन लेके आया, कि इतनी अथॉरिटी किसने दी। संजय राउत ने भी तमाम सवाल उठाए कि परमवीर ने ही संजय वाजे को लेकर के आए, उसकी वजह से चीजें उठी, सामने आई, और विपक्ष को भी टारगेट किया गया। सामना में, जैसे पंकज बता रहे थे कि सामना में भी कहीं ना कहीं परमवीर को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कि परमवीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब एनसीपी और शिवसेना फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है। कल डिफेंसिव थी, काफी डिफेंसिव थी, और शरद पवार को कहना पड़ा था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का भी एक विकल्प है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी थोड़ा बदली है। हालांकि जैसे पंकज बता रहे थे कि अनिल देशमुख के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में
उनको बदला जाए। लेकिन फिलहाल ये मैसेज नहीं देना चाहती एनसीपी और शिवसेना आप कि दोनों का परमबीर बहुत की बहुत वजह से शुक्रिया उनका इस्तीफा तमाम लेना पड़ा। जानकारी के लिए। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता और पंकज उपाध्याय मुंबई से जुड़े हुए थे। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष के क्या कुछ कहना है, क्या दलीलें हैं। इनका इस्तीफा लेना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फोर्समेंट देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। नीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो, पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। लेकिन क्या अनिल देशमुख बने रहेंगे अपने पद पर? बात सिर्फ अनिल देशमुख जी की नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने भी कुछ बातें सरकार के जो मुखिया है उनके कान में डाले थे कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो सरकार पर संकट आ सकता। एनसीपी ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी अभी नहीं जाएगी, वो अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली में शरद पवार के घर पर कल 3 घंटे बैठक हुई। महागठबंधन के नेता वहां पर मौजूद थे, एनसीपी के बड़े नेता भी वहां पर थे और इस मीटिंग के बाद फैसला सुना दिया गया। रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। अनिल देशमुख की कुर्सी अभी नहीं जाएगी, एनसीपी ने फैसला कर लिया है। फिर चाहे देशमुख के इस्तीफे का कितना भी दबाव क्यों न हो, कितना भी बीजेपी हमलावर हो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी तो सड़कों पर आ गई है। अनिल देशमुख पर छोटा मोटा आरोप नहीं लगा है। दिल्ली में 3 घंटे शरद पवार के घर पर बैठक हुई। मुंबई से अजित पवार और जयंत पाटिल पहुंचे, कांग्रेस से कमलनाथ पहुंचे, सुप्रिया सुले और संजय राउत बात करते दिखे। लेकिन मीटिंग के बाद साफ साफ जयंत पाटिल ने कह दिया कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब का तो ये अधिकार रहता है, लेकिन इसमें जो चीजें सामने आ रही है, अलग अलग चीजें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। हमारे एटीएस जो मैंने पहले बोला वो इससे इन्वेस्टिगेशन चालू है और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे का अभी कोई सवाल उद्भवता नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख को कैसे कुर्सी पर बनाए रखेंगे जब उनके खिलाफ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद शरद पवार ने माना आरोप गंभीर है, लेकिन परमबीर पर सवाल उठाकर संकेत उन्होंने भी दे दिए थे। ये आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए ये भी बता सकते सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो तीसरे महीने का या कल से 16 तारीख का था, उसमें 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर
सोमवार को ज्यादा होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने। परमबीर सिंह पर सवाल से ही देशमुख का बचाव कैसे होगा, ये बड़ा सवाल एनसीपी पर है और महाराष्ट्र सरकार पर। देशमुख की कुर्सी अभी नहीं जाएगी, लेकिन कब तक नहीं जाएगी, ये सवाल अब भी बाकी है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मचा, जिस तरह से शरद पवार के घर पर लंबी मीटिंग हुई, उससे एक बात तो साफ है कि एनसीपी पर देशमुख का इस्तीफा लेने का दबाव है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि अनिल देशमुख को हटाएंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। क्या अजित पवार को जिम्मेदारी मिलेगी या जयंत पाटिल जिम्मा संभालेंगे? जांच कौन करेगा, सवाल इस पर भी है, क्योंकि शरद पवार ने पूर्व पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो का नाम सुझाया था। उन्होंने इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया। आज तक ब्यूरो। परमवीर सिंह का दावा है कि उन्होंने अनिल देशमुख की शिकायत सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ही नहीं की, बल्कि शरद पवार से भी की थी। इसे लेकर बीजेपी ने अब उद्धव के साथ साथ पवार से भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं। पार्टी पूछ रही है कि जब सब कुछ पता था तो उन्होंने क्या किया। मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, किस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। अगर पवार साहब को लगता है, क्योंकि पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था, उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में शरद पवार से सत्ता की जंग हारने वाली बीजेपी एंटीलिया केस के जरिए हिसाब चुकता करने की फिराक में है। आरोप भले ही अनिल देशमुख पर लगे हों, लेकिन परमबीर की चिट्ठी को बीजेपी शरद पवार के खिलाफ हथियार बना लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि जब पवार सरकार में शामिल नहीं है तो उन्हें क्यों परमबीर सिंह सारे मामले की जानकारी दे रहे थे। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं। पवार की तरह बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भी चुन चुनकर सियासी वार कर रही है। पूछ रही है कि वो इस मामले में आखिर चुप क्यों है। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। बीजेपी की सारी कोशिश भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र सरकार को घेरने की है। इसके लिए पार्टी ने राज्य में अलग अलग जगह प्रदर्शन करके माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अनिल देशमुख पर आरोपों के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार में पुलिस के ट्रांसफर और प्रमोशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह, इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्ट। कहीं लोग कोरोना से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं लोग वैक्सीनेशन में हो रही देरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहां कोरोना टीका नहीं लगवाने के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, यूरोपीय देश रोमानिया का ये नजारा, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और झंडे उठाए
हजारों की तादाद में प्रदर्शन करते ये वो लोग हैं जो कोरोना से नहीं बल्कि कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कोई सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है तो कोई वैक्सीन नहीं लेने की बात दोहरा रहा है। ये तस्वीरें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट की हैं, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने के नाम पर प्रदर्शन किया। इनका विरोध सरकार द्वारा संसद में लाए गए उस बिल के खिलाफ है जिसमें देश के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन के दौरान आजादी और ब्लॉक वैक्सीनेशन जैसे नारे लगाए। हाल ही के दिनों में यूरोप के कई देशों में सुनियोजित ढंग से इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, विशेषकर पूर्वी यूरोपीय देशों में। रोमानिया की बात की जाए तो यहाँ का मुख्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर बड़े ही शोरगुल के साथ देश भर के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन करता रहा है। कोरोना मामलों की बात की जाए तो यहाँ अब तक 9 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। क्योंकि यूरोप के इस बेहद खूबसूरत देश की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से भी कम है। आज तक ब्यूरो।